बड़े लोग बोलते हैं कि सन्नी ने धर्म चेंज करा लिया। हाँ, धर्म परिवर्तन करा लिया। पैसे मिलते हैं इसके। सपोज 2 लाख रुपए मिलते हैं एक बंदे को क्रिश्चियन बनाने के, तो मैं तो गरीब ढूंढ लाऊंगा ठीक ठाक, महीने के 10 गरीब ढूंढूंगा और उनको 20 लाख दिलवाऊंगा, 1-1 लाख उन्हें दूंगा, 10 लाख खुद रखूंगा। फिर तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। सन्नी भाई ये छाती बना हमने को आया था, इसको तो कर दो कवर और ऊपर लिख दो बेबे बापू। माँ बाप से अच्छा कोई नहीं है, बस बात खत्म। पहले बजट लग गया है, फिर बेचारे का दिल टूट गया है। पहले बजट लग गया, फिर उसके लग गए, फिर दिल टूट गया, फिर उसके लग गए। कुछ लोग सैतानिक टैटू बनाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ऐसा भी सीन है। बिल्कुल, कुछ लोग अपनी भस्म साथ में लेके आते हैं, इसको इंक में डाल दो, बॉडी में डाल दो। ये कुछ अलग ही टॉपिक। 8 घंटे लगा के बनाया, लगभग 1 लाख का तो ये टैटू है मेरा, तो है लगभग बॉडी पे 8-10 लाख के टैटू बना के घूम रहे हैं। अभी आई एम द ओनली वन टैटू आर्टिस्ट इन यमुनानगर जो पियर्सिंग करता है। मैं कान के सारे पार्ट्स की, आईब्रो की, नोज की, सेप्टम की, टंग की, चिन की, आपके निप्पल्स की और बेली की, और इन सब की पियर्सिंग करता हूँ मैं। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स आई तो फोटो सेशन हुआ पूरा दबा के, और मैं ऐसे खड़ा हूँ और शी इज किसिंग मी, तो वो फोटो साफ कर दी मैंने। मेरी इस पॉडकास्ट की सीरीज में एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हफ्ते हम हमारे एक नए गेस्ट से करते हैं मुलाकात, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है हमारे यमुनानगर से। हम जिन भी गेस्ट को बुलाते हैं अक्सर हम उन्हें पहचानते हैं, लेकिन हमारी इन वीडियोस के जरिए हम उनको जान पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अपनी शुरुआत करी डांसिंग से, लोगों को मार्शल आर्ट्स भी सिखाया, फिर मुंबई जाकर एक छोटे पर्दे पर अपनी कला का प्रदर्शन भी दिखाया। लेकिन हम लोग उनको एक अलग ही प्रोफेशन से पहचानते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट। आज की इस वीडियो में आप और मैं करने जा रहे हैं हमारे ऐसे अनोखे गेस्ट से मुलाकात। तो दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर सनी शर्मा। कैसे भैया? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस समय वो पहचानते होंगे सर को क्रेजी टैटू के नाम से पूरे यमुनानगर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जितने भी हमारे नए लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, आप उनको एक अपना छोटा सा इंट्रो दे दो। वेल, इंट्रो में मैं यही कहूंगा कि मेरा नाम सनी है और बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हूँ, और कॉलेज भी यहीं से किया है, स्कूलिंग भी मेरी स्वामी विवेकानंद से हुई है, खालसा कॉलेज से मैंने स्टडी की है। और उसके बाद से मोस्टली मैं जो भी काम किए यहीं पे। बेसिकली हुआ क्या कि मैं जाना तो चंडीगढ़ चाहता था हर काम को करने के लिए, पर मैं जा ही नहीं पाया। तो मैंने स्टडी के बाद स्पोर्ट्स वगैरह किए, वो सब भी यमुनानगर से किए। ब्लैक बेल्ट हुआ मार्शल आर्ट में, वो भी यमुनानगर रहकर ही हुआ। नेशनल वगैरह खेल कर आई, बट रहा यमुनानगर में स्टार्टिंग से लेकर। और उसके बाद जॉब वगैरह भी यहीं की, और धीरे धीरे करते करते टैटू का आइडिया मेरे माइंड में आया और मैं टैटू आर्टिस्ट बना। तो 15 साल से टैटू की फील्ड में हूँ, और अब इस समय पे शहर में क्रेजी टैटू के नाम से मेरा जो स्टूडियो है वो रन कर रहा है। बिल्कुल। और देखा जाए तो यमुनानगर के आप फर्स्ट टैटू आर्टिस्ट हो। हाँ जी, यमुनानगर में फर्स्ट टैटू आर्टिस्ट हूँ मैं। और यमुनानगर के अलावा मेरा क्रेजी टैटू अम्बाला है, और क्रेजी टैटू पौंटा साहिब में भी हमने ओपन किया। हमने कुछ ब्रांचेस अपनी ओपन की है। और जब हमने यमुनानगर में टैटू का काम शुरू किया था तो 8-10 साल तक कोई भी टैटू स्टूडियो नहीं था। अब हो गए हैं, बट उस समय पे ये भी एक मतलब बिगेस्ट अचीवमेंट है, आज से 15 साल पहले इस फील्ड में आना। हाँ। और इसको इस मुकाम पे लेके आना कि आज उसकी अलग अलग ब्रांचेस बन रही हैं। बस ये आप सबका प्यार है, अदरवाइज मैं तो कोशिश करने वाला आम आदमी हूँ और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं, हार्डवर्क है तभी लोगों का सपोर्ट भी मिला है, लोग पहचानते हैं, जगह जगह लोग मिलते हैं और काम को भी अप्रिशिएट करते हैं आके। बहुत लोगों का बहुत प्यार मिला इस काम के लिए। क्रेजी टैटू का टैटू आर्टिस्ट सनी शर्मा होने की मेरी एक बहुत बड़ी पहचान बनी है। मतलब टैटू के बिजनेस ने मेरे को एक अलग पहचान दी है कि हाँ, सबको मालूम है कि यमुनानगर और आसपास के जितने भी 100-200 से ज्यादा गांव है, सब लोग को मालूम कि टैटू आर्टिस्ट है वहाँ पे सनी शर्मा। मतलब बिल्कुल ही लाइफ को बदल दिया आपकी। हाँ, इस काम ने बदल दिया है ना। मुझे अच्छा लगता है ये काम। अगर हम बात करें, ये सब जानते हैं कि सनी शर्मा क्रेजी टैटू, लेकिन मैं आपको पर्सनली जानता हूँ। हाँ, तो मैंने 2-4 चीजें ऐसी बोली हैं जो लोग कहेंगे यार ये क्या बात कर रहा है, कि मतलब छोटे पर्दे पे एक्टिंग करी है, लोगों को मार्शल आर्ट सिखाया है। मतलब आजकल के लोगों को नहीं पता ये चीज, जो अब मिल रहे हैं इस प्रोफेशन के जरिए जान रहे हैं। हाँ, वो इस प्रोफेशन है ना, उनको नहीं पता, पहले का कुछ नहीं मालूम। तो इसके बारे में आज बात करते हैं थोड़ी सी, और लोगों को बताते हैं कि एक्चुअल में सनी शर्मा हैं क्या और क्या क्या कर सकते हैं। मैं कॉलेज टाइम से ही मेरा कुछ ऐसा रहा था सिस्टम कि मैं अपना खर्चा पानी खुद निकालना शुरू हो गया था। मैं बीए फर्स्ट ईयर तक ब्लैक बेल्ट बन गया था
मार्शल आर्ट कराटे की है मैंने, गोजूरी स्टाइल। तो फिर कॉलेज में पंगे नहीं, पंगे लेने स्पेशल तो नहीं गए, पर हाँ बट कोई आया तो छोड़ा भी नहीं। नहीं नहीं, हमने कोशिश करी कि प्रैक्टिकल जितना ज्यादा हो सके अच्छा रहे। कि मार्शल आर्ट में पहले आपको अपनी हड्डियां तोड़वानी पड़ती हैं, तभी किसी की तोड़नी सीखोगे। आपने कौन सा कॉलेज से किया है यहाँ? मैंने गुरु नानक खालसा कॉलेज से Okay. मैंने भी स्टडी की। बीए सेकंड तक मैं नेशनल खेल चुका था, और नेशनल में मेरा रिकॉर्ड रहा था 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल था, जो कि ऑल ओवर इंडिया का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। उसके बाद जापान के लिए भी सिलेक्शन हुई थी, नहीं गए वो एक अलग बात है। उसके बाद से फिर मैंने यहाँ यही रेलवे ग्राउंड में मैंने मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया था लोगों को, और उसमें अच्छी फीस मिल जाती थी, अच्छा खर्चा निकलना शुरू हो गया था। उसके बाद से घर से पैसे नहीं मांगे कभी भी, पापा को नहीं कहा कि हाँ पापा मेरे को पैसे चाहिए, मुझे पैसे वैसे दो, मतलब अपने पैशन से ही अर्निंग शुरू कर दी थी? हाँ, मुझे मार्शल आर्ट कॉलेज टाइम से ही? हाँ, उसमें मेरी अपनी फिटनेस भी हो जाती थी, और साथ ही साथ 4 पैसे भी कमाने को मिल जाते थे, तो सबसे बेस्ट रहा था। तो ये मतलब मार्शल आर्ट्स वाली जो फील्ड थी इसको कंटिन्यू ना करने का रीजन कंटिन्यू छोड़ दिया? लोग बोलते हैं कि मार्शल आर्ट अभी तक ओलंपिक में नहीं आया है, और मार्शल आर्ट को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराटे ओलंपिक में नहीं आया, उससे मुझको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कराटे मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखे थे। और आपको मैं बताऊं मार्शल आर्ट के बारे में एक बात, आप जितने एक्सपर्ट होते जाओगे आप उतने शांत होते जाते हो। कि जब आप पूरे ट्रेंड हो गए हो मार्शल आर्ट में, आपको पता लग गया कि हाँ आपको बेसिकली बॉडी के हर पार्ट का पता लग गया है कि हाँ अभी यहाँ से हमारा जो एब्डोमिनल एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ अगर पंच मार दिया सही से तो कम से कम 10 सेकंड तक सामने वाले को सांस नहीं आता। तो आपको फिर डर लगता है कि मेरा किसी से झगड़ा हो जाए तो ऐसा ना हो कि मैं सामने वाले को कुछ गलत हो जाए। आप और ज्यादा काम होते चले जाते हो। बेसिकली 1-2 बंदों को, 3 बंदों को तो आप ही पीट दोगे, मार्शल आर्ट 7-8 लोगों से लड़ने के लिए होता है। ओके, ये भी मतलब अलग अलग चीजें हैं। जो सुन रहे होंगे जिनको पता होगा मार्शल आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत, उनको भी ये चीज पता होगी। और ये एक्चुअल में फैक्ट है कि अगर आप शक्तिशाली हो तो आपको लगता है यार सामने वाले को अगर मैंने कुछ करा तो कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, तो इसलिए आप काम होते जाते हो। हाँ, ऐसे में कई हो जाते हैं कि सामने वाला गलत मतलब ठोक देगा आपको, बट आप कंट्रोल रखोगे अपने ऊपर, आपको सटीक जगह पता है। हाँ, ग्रीन बेल्ट के बाद ग्रीन बेल्ट का कंट्रोल नहीं होता खुद पे। लाइक मैं आई वाज इन ब्राउन बेल्ट, तो हमारे यहाँ पर एमएलएन कॉलेज में स्पोर्ट्स मेला लगता था। ओके, तो वहां पर जब फाइट के लिए गए तो इतना भर दिया, इतना पंप कर दिया सबने कि जैसे ही फाइट स्टार्ट हुई तो बेसिकली ब्रूसली ने भी एक बात बोली है कि मुझे 10 अलग तरह की किकों से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे उस एक किक से डर लगता है जिसकी 1000 बार प्रैक्टिस की गई हो। तो हमारे सर हमें सिखाते थे, जयप्रकाश राणा जी हमारे कराटे कोच थे, तो हम अपने पैरों पे वेट बांधते थे और एक पैर से 6-6 हजार किक मारते थे, 1000 ये वाली, 1000 दूसरी, 1000 दूसरी। तो क्या होता था कि जब हम बिना वेट के एक सिंगल किक मारते थे, वो इतनी स्पीड होती थी कि दिखाई भी नहीं देती थी। तो स्पोर्ट्स मेले के अंदर जैसी फाइट स्टार्ट हुई तो थाड़ करके किक मार दी सामने वाले के मैंने, तो उस समय कंट्रोल नहीं होता था, तो उसका सारा पोस्ट सारा फट गया, तो डिस्क्वालीफाई हो गया था। लेकिन ब्लैक बेल्ट तक आते आते आपको आपका इतना कंट्रोल होता है कि आप टच करके वापस ले आते हो। आपकी पावर आपके हाथ में, पैर में, आपके पंच, आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल होता है। आप चाहो तो टच करके ले आओ, आप चाहो तो फोड़ दो, वो आपके उसमें, मतलब आप छू के भी वापस आ सकते हो, इतना कंट्रोल है बॉडी में, कंट्रोल है। पूरी फोर्स से आप गए और वापस। हाँ, ऐसा हुआ है कई बार, किसी को पंच मारा है तो उसका नकल नहीं पड़ा, उसका सर फट गया। तो इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। मार्शल आर्ट से अच्छी गेम कोई नहीं, आई डोंट थिंक सो। कि क्यों, कराटे के अंदर योगा भी है, कराटे के अंदर जूडो भी है, और कराटे के अंदर सब। तो जब आप मतलब डांस भी सिखाते थे आप लोगों को, तब ये साइड बाय साइड चल रहा था? हाँ, डांस साइड बाय साइड चल रहा था। मैं बचपन से डांस थोड़ा बहुत सीखता था, खुद ही अपने आप सीख गया था। तो हमारे यहाँ पर भंगड़ा अकेडमी होती थी, रंगला पंजाब भंगड़ा ग्रुप। तो वो सारे भंगड़े वाले लड़के होते थे, उनको वेस्टर्न डांस मैं सिखाता था और मुझको भंगड़ा वो सिखाते थे। तो सीखते सीखते भंगड़ा सीखने लग गया। फिर एक जैसे किसी भाई ने बोल दिया कि यार आज फलानी जगह भंगड़ा करने जाना है, अगर परफॉर्म करेगा तो 1000 रुपया मिलेगा तेरे को। तो हम शादियों में भी हमने भंगड़े किए कि हाँ भाई पैसा मिलता है, खर्चा पानी निकलता था, तो हम चले जाते थे ग्रुप का ग्रुप सारे। और मार्शल आर्ट्स भी इस समय था साथ था, बिल्कुल दोनों चीज साथ। बहुत भंगड़े किए, बहुत बहुत डांस किया। अब हम लोग ने प्रोफेशनल इतना ज्यादा डांस कर चुके हैं हम लोग कि अब अगर हमें कहीं डीजे पे डांस करना पड़ता है ना, तो हम मस्ती वाला डांस करते हैं। प्रोफेशनलिज्म दिखा दिखा के हम अक गए हैं पूरे।
तो अब हम उल्टे पुल्टा डांस करते हैं। हम बहुत ज्यादा अब हम बारात वाले डांस होते हैं, बारात वाले हो चुके हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं। बड़ा परफॉर्म किया और बहुत सारे शोज में भी हमने डांस परफॉर्म किए। तब तो सही है, रहते थे। ये भी एक अलग पार्ट चला है लाइफ का। उसके बाद फिर जॉब में चले गए। मतलब डांस, और इसके बाद जॉब में गए पहले? ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते तक मैंने स्टडी छोड़ दी थी। सेकंड ईयर के बाद मैंने स्टडी छोड़ दी थी। ओके, ब्लैक बेल्ट होते ही? हाँ, बस ऐसा है, पैसा कमाने का जब चस्का पड़ जाए ना, फिर आप पढ़ाई नहीं कर सकते। कुछ हम शुरू से ही न लगते पढ़ाई में। अच्छा। उसके बाद फिर जॉब में चला गया। मैकडी में जॉब की मैंने, चंडीगढ़ में, फन रिपब्लिक में मैकडी में जॉब की, और वहां पे एज अ फ्लोर मैनेजर मैंने वहां से जॉब छोड़ी थी। तब वहां पे हमारी सैलरी 3500 होती थी, और हमको मतलब उन्होंने बोला कि आप करनाल जाओ, रहना खाना आपका, तो इतने में पूरा निपट नहीं रहा था सारा कुछ। फिर यमुनानगर आ गया वापस, और आईसीआईसी बैंक ज्वाइन किया, और वहां पे जॉब करी, लोन्स में होम लोन्स वगैरह करवाते थे लोग। तो ये सब चल रहा है लाइफ में, तो अचानक से हम देखते हैं कि आप चले गए मॉडलिंग इंडस्ट्री में। मतलब ये स्विच कैसे हो गया? ऐसा था, साथ साथ कुछ कुछ ना पंगा लेके रखता था मैं। मतलब जब 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 जॉब कर रहा था, जॉब बहुत अच्छी चल रही थी और काम बहुत अच्छा था। उस समय आईसीआईसी बैंक यमुनानगर में जब मैं जॉब कर रहा था, तब तो एजेंसी थी। उसके 1 साल बाद आईसीआईसी बैंक यमुनानगर में आया। तो हम होम लोन्स करते थे, तो महीने की 5-7 फाइलों का टारगेट होता था, वो पूरी करते थे। सैलरी मिल जाती थी 8,000 रुपए। हमारे लिए 8,000 रुपए खत्म ही नहीं होते थे। हम जितना मर्जी खर्चे में, हमारे को बहुत होते थे, हम उससे सेटिस्फाई रहते थे। पार्ट टाइम फिर मेरे को शौक था ये सब का। ये जब डांस करता था, ये जो मार्शल आर्ट करता था, तो थोड़ा सा था मेरे को शौक कि हाँ यार, मुझे मुझे मॉडलिंग वॉडलिंग में जाना है। मैं पंजाब गया, वहां पे काफी रैम्प शोज किए मैंने। रैम्प शोज करने के बाद पंजाब में मैंने 1-2 कंपनियों के लिए, ह्यूज थी जो क्लॉथिंग के लिए, रीबॉक कंपनी के शोज किए मैंने। काफी रैम्प वॉक की वहां पे। इवन जो गिप्पी ग्रेवाल की फर्स्ट एल्बम थी, तो हमारे साथ जिस जहां हमने वॉक करी है, वो साथ में ही हमारे गा रहा था। हमें नहीं मालूम था कि वो गिप्पी ग्रेवाल बन जाएगा, और पहला सॉन्ग आया था उसका, पाके फुलकारी उत्ते बेल गुठियां। तो उस समय पे मॉडलिंग करता था साथ साथ, और मॉडलिंग पंजाबी गाने वगैरह निकलते थे, तो उसमें भी काफी कुछ पार्टिसिपेट किया। और एक शो भी किया था? हाँ बिल्कुल किया था। है ना? और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब मुंबई की वो लाइफ कैसी रही कि आप एक टीवी सीरियल में आए हो, और उसको छोड़ क्यों दिया उस समय? वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एक ही बार नॉक करती है। वो वाकई में अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए भाई, और मैंने उसको मिस कर दिया बहुत ज्यादा। मतलब यमुनानगर का लड़का मुंबई गया, और मुझे स्टार प्लस पे लोगों ने देखा 1 महीना, फोन करके, मैंने भी देखा, हाँ तेरा सीरियल आ रहा है, तू क्या बना है? तो सीरियल का नाम 10 सज्जन घर जाना है, और स्टार प्लस पे वो ये है, मैंने भी देखा है। वो मेरी मिस्टेक थी कि मैंने वो छोड़ा। उन्होंने मुझे मतलब रहना खाना, उनका रहना खाना बहुत अच्छा था। शशि सुमन प्रोडक्शन थी, जो कि बालाजी प्रोडक्शन के साथ काम कर चुकी है पहले। वो शशि सुमन प्रोडक्शन, उन्होंने मुझको बोला कि आपको डेली का 1,000-2,000 हम आपको देंगे पर डे। हाँ, पर डे का, और आपका रहना खाना हमारा। और खाना ऐसा कि जो टॉप आर्टिस्ट को मतलब वहां पे मील मिल रही है, वही जूनियर को मिलती थी। एक क्लास था सब कुछ। वो मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैं गया नहीं। मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ रह के कुछ करना है अभी, वरना आज तो पता नहीं कहाँ होते। और उस टाइम पे तो आपको बताऊं, ये फिल्म सिटी के कार्ड वगैरह भी नहीं बनते थे, ये जूनियर कार्ड वगैरह, जूनियर कार्ड वगैरह, ये फिल्म सिटी के कार्ड बनने अब शुरू हुए हैं। उस टाइम पे करता तो कहीं ना कहीं शायद अब होता। मतलब एक अच्छे उसमें होते आप लेवल पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी। हाँ, हो सकता था। बट ये है कि ठीक है, जो भी है। बॉम्बे ज्यादा गए नहीं, क्योंकि सच बताएं बॉम्बे जाके खर्चा बहुत है। वहां पे 1 साल का पैसा दो, पहले आप वहां पे फ्लैट में रहो, फिर आप एक जिम तो ज्वाइन। आपको किसी ने मतलब उस समय बुलाया था, या आप रैंडमली, मतलब सिलेक्शन कैसे हुआ आपका उस शो के लिए? सिलेक्शन हमारे एक सर थे, आप जानते होंगे, विनोद जी, जो सुसंगम गला के अंदर के वो थे, उनके नॉन थे, उनको कॉल आई थी, तो इवन वो भी मेरे साथ गए थे। और कुरुक्षेत्र में शूट हुआ था। एक गांव लिया था, और एक गांव को डेकोरेट किया उन्होंने, घर को डेकोरेट किया, और शूटिंग स्टार्ट करी। तो सर गए, मैम गई, और 2-3 आर्टिस्ट और गए, मैं भी गया उनके साथ वहां पर। तो आपका एपिसोड यहाँ शूट हुआ था? हाँ, हमारे कुरुक्षेत्र में शूट हुआ था। सारी प्रोडक्शन यहीं पे, टीम पूरी यहाँ आई थी? पूरी बॉम्बे से टीम आई थी, उन्होंने सारी शूटिंग कुरुक्षेत्र के गाँव में की थी। ओके, मतलब वो पता नहीं चलता है ऐसे, लेकिन हाँ एक एक्सपीरियंस तो है ना, बिल्कुल प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना। फिर उसके बाद से मैं इवेंट कराने लग गया। हाँ, ये भी एक अलग टॉपिक है कि मतलब उसके बाद एक इवेंट ऑर्गेनाइजर में पहचान हो गई कि भैया आज सन्नी का इवेंट यहाँ है, आज यहाँ हो रहा है। ऑर्गेनाइजर कौन है? नहीं, सन्नी है जी। हमने डांसिंग के, मॉडलिंग के इवेंट कराए, हमने बहुत अच्छे इवेंट कराए। और मॉल में कराए थे, यमुनानगर में ओपनिंग हुई थी मॉल की। एक हमने चैनल के साथ मिलकर इवेंट कराया था, टैलेंट ऑफ इंडिया, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत बच्चा आया था।
और बहुत अच्छा उनको प्लेटफॉर्म हमने दिया। और हाँ, बट ऑब्वियस की कमाई भी हो जाती थी, पैसे वैसे भी अच्छे कमाने को मिल जाते थे। और मेरी इंटरेस्ट था मेरा इस चीज में, तो मैं इस चीज को ज्यादा करता था। तो वो वाला इवेंट्स का काम भी शुरू किया। अभी लास्ट हमने धर्मेश का इवेंट कराया था, हमने नॉर्थ इंडिया की डांस चैंपियनशिप कराई थी। धर्मेश सर जो एबीसीडी मूवीज में बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल। वो डीआईडी वाले, तो उनको हमने बॉम्बे से यहाँ बुलाया, डीएवी गर्ल्स कॉलेज में इवेंट कराया। उसके बाद मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे साथ इवेंट करवाया था, अंकुर। तो हमने मिलके फिर उसके बाद मेरे पास निंजा इवेंट के लिए आए कि निंजा को बुलाना है सर, हम स्पॉन्सर करेंगे, पैसा हम लगाएंगे, आप करवाओ। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं ना टैटू कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रेंड का नंबर दे रहा हूँ, वो आपका सारा इवेंट देख लेगा। आप जैसा भाई था, उससे प्यार था, उसको बुलाया और उसने सारा इवेंट करवाया। लास्ट ओके। टाइम निंजा आया था, उसके बाद फिर मैंने इवेंट कराने छोड़ दिए, क्योंकि लेटर ऑन आई रियलाइज कि 75,000 अगर मैं किसी इवेंट से कमा रहा हूँ, इतने का मैं एक टैटू बना लेता हूँ। तो अपनी वर्थ पता लग जाती है ना फिर आपको लेटर ऑन, बिल्कुल। क्या कर रहे हैं कैसे। वहां पर उसको मैनेज करने में मुझे 1 हफ्ता लग रहा है और यहाँ पर मुझे 7-8 घंटे लग के काम करना हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी और क्लाइंट। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि हाँ, मार्शल आर्ट्स की आपने की बॉडी कंट्रोल करना आ जाता है काम। तो क्या यही रीजन है कि मतलब हम देखते हैं कि जो इस फील्ड का है, जो डांस कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, वो टिक के नहीं बैठ सकता। और हिलता रहेगा टैटू का वो। जो प्रोफेशन है उसमें आपको 7-7 8-8 घंटे अगर कुछ बड़ा बना रहे हो आप, आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है। हाँ, टैटू के प्रोफेशन में ऐसा है तो अब। वो कैसे आया, आपका ठहराव कैसे आया लाइक इतनी देर का? देखो, टैटू से तो मुझे प्यार है, मेरे को अच्छा लगता है लोगों के टैटू करना। मेरे को पैसों से भी ज्यादा मजा आता है कि जब कोई अपना टैटू देखता है शीशे में और कहता है वाह भैया आपने कमाल कर दिया, आपने आर्ट कर दी। मतलब एक अभी मैंने भाई की मॉम डैड की फोटो बनाई है, वो कुरुक्षेत्र से आया था स्पेशल मेरे पास अपॉइंटमेंट लेके। तो उसने बोला, मैंने देखा मेरे यहाँ टैटू है ब्लेस्ड। उसने बोला सच में आप ब्लेस्ड हो, आपने कमाल की फोटो बना के दी है। वो जो खुशी है ना, वो पैसों से भी ज्यादा है। तो उसमें क्या है कि फोकस रहना पड़ता है 8 घंटे। हाँ, 15 साल से मेरा थंब थोड़ा सा दर्द करने लग गया है, क्योंकि ओके। 15 साल से ये एक ही पोस्चर में 8-8 घंटे रहता है। हाँ, मेरी बैक में पेन रहती है, पर वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाती है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करता रहूंगा, मेरी बैक पेन ठीक रहेगी। अदरवाइज आर्टिस्ट की कमर अकड़ जाती है पूरी टैटू करते हुए। या फिर आंखों पे थोड़ा सा स्ट्रेन आने लग गया है, ऐसा नहीं कि नजर का चश्मा लग गया, लेकिन हाँ ठीक है, अब तो एज भी काफी हो रही है और साथ में आंखों पे जोर पड़ता है जब आप एक ही पर चीज पता नहीं लगेगा आपको देख के एज का, वो तो आप कह रहे हो तो हम मानेंगे, वरना वो जो है वो तो वरना है, हम नहीं मानेंगे। जो है वो तो है, उससे क्या फिर हमें लगता है कि यार हाँ, हम भी तो बड़े हो रहे हैं ना भैया के साथ साथ, तो हो सकता है। देखो भैया भी कहा आपने, बड़ा तो मैं हूँ। अच्छा है, मतलब लेकिन है एक, क्योंकि बहुत समय से जानते हैं हम, तो आपके साथ जो आपकी टीम थी वो सब हमारे नोन थे, हाँ, तो एक वो बॉन्ड सा बन गया था कई उसी कई उसी इवेंट्स समय। में तो हम लोग मिले हैं हाँ, इतने अच्छे से, और रहे हैं हम लोग कराए साथ भी में। हैं हमने साथ में इतने ये अच्छे लोगों अच्छे को इवेंट्स। नहीं पता, मैं इसीलिए तो ये मैं चाहता था कि बुलाऊं भैया को, इनके बारे में पता चले कि मतलब बहुत ही अलग अलग फील्ड्स ट्राई की है और बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस भी है, लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। हाँ, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं बेसिकली। और आपको लाइफ में ठहराव तो चाहिए ही चाहिए एक जगह। इस जो ये सारी फील्ड्स थी, इन सब के लिए फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली सपोर्ट अच्छा था, फैमिली सपोर्ट, घर से कभी पैसे मांगे ही नहीं। तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरी मर्जी में स्प्लेंडर ले रहा हूँ, मेरी मर्जी में पैसे जोड़ के R15 ले रहा हूँ। तो मतलब मेरी मेरी इच्छा होती थी, मतलब मैं ना उनसे पैसे मांगने, ना ही उन्हें परेशान करना। मेरा पैसा मुझे जहां मर्जी करूँ, घर वालों ने कभी कुछ नहीं कहा। उनको ये था कि बंदा अच्छा चल रहा है और अच्छा कमा रहा है अपना। स्प्लेंडर के बाद टारगेट था कि करिश्मा लेनी है, करिश्मा ले ली। करिश्मा के बाद टारगेट था अरे यार R15 लेनी है, R15 ले ली। अभी दिमाग में हायाबुसा घूमती है, लेकिन अब नहीं है। अब एवरीथिंग थोड़ा आपको टाइम के साथ पता लग जाता है कि हाँ, बिल्कुल। मोबाइल लेना ही सब कुछ नहीं होता। बट उस समय क्रेज था ना करिश्मा का, R15 का। हाँ, वो सब मतलब जिसके पास R15 है वो तो हीरो है यमुना नगर का। बस घूमते थे, हीरो बन के घूमते थे। बिल्कुल, ये देखा हुआ है सबने, सब जितने भी लोग पुराने हैं सब जानते हैं, हाँ पहचानते हो वो, मतलब हम बात कर रहे हैं और उनके सामने इमेज चल रही होंगी कि हाँ हमने देखा है ऐसे ऐसे। हाँ, वो सब मतलब जब एक गाना आया था अक्षय कुमार का, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम, वो भूल भुलैया का सॉन्ग था। तो हमने मधु में एक शो कराया था, ओपन शो था वो ना, स्टेज भी ओपन लगी हुई थी। तो हम 6-7 लड़के थे, पेपर मिल के लड़के डांस में बड़े आगे होते थे। पेपर मिल के लड़के थे मेरे साथ 4, और एक दो और दोस्त थे मेरे साथ जो अकेडमी के फ्रेंड थे। तो पूरा अक्षय कुमार वाली लुक बना के, चश्मा डाल के, इवन मैंने उसके लिए छोटे छोटे बाल कटवाए जैसे उसके थे उस गाने में अक्षय कुमार के। तो लोग आज भी बोलते हैं कि हाँ अभी हंसता है तो अक्षय कुमार जैसा लगता है। तो कई पुराने दोस्त अक्षय कुमार बोल के बुलाते हैं, लेकिन
अब रहे नहीं, अलग बात है। कोई कंपैरिजन तो नहीं है, खैर वो अक्षय कुमार है। हाँ बिल्कुल। बाकी ठीक है, लोग प्यार देते हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल, देखो आप जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा फेमस हो गए हो या आपको इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल पे फेमस हो रहे हो। देखो हर इंसान मेहनत कर रहा है, छोटे काम वाला इंसान भी मेहनत कर रहा है, आपके मेरे जैसा मीडियम आदमी भी मेहनत कर रहा है, अक्षय कुमार भी मेहनत कर रहा है। तो वो अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, छोटे लोग अपनी जगह है, हर इंसान अपनी मेहनत कर रहा है। तो उस चीज को मैं वो नहीं मानता, आप बस काम पे फोकस करके लगे रहो। आपको रिकॉग्नाइजेशन ज्यादा नहीं मिल रही वो चलेगा, है आप इंडिया लेवल पे फेमस नहीं हुए हो वो चलेगा, लेकिन आपको ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे टैटू के काम से वो भी चलेगा, लेकिन आपको अच्छा तो लगता है ना टैटू का काम आप कर रहे हो, मन खुश है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि ऑफिस जाते हुए मन कलप रहा है कि हाय हाय अब तो बॉस की सुननी पड़ेगी। सुनी है हमने, बॉस की गालियां भी सुनी है हमने। इंश्योरेंस कंपनी में थे, 2 साल इंश्योरेंस सेल किया है, तो ऐसा प्रोडक्ट सेल किया जिसे लोग लेना ही नहीं चाहते। मैं अगर आपको बोलूं प्रसाद भाई मैंने इंश्योरेंस शुरू किया है, जीवन बीमा करना है आपका, अन्य भाई बाद में बात करेंगे। भाई मैं बाद में बात करूँ, मैं लग रहा हूँ। मैं उस जॉब में भी टारगेट पूरे किए हैं, उसको अपनी मर्जी से छोड़ा है। ओके, ऐसा ऐसा परफॉर्म किया है। वही है कि आप जिस भी प्रोफेशन में जा रहे हो, आप अपने काम के प्रति लॉयल रहो, तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। हाँ, बिजनेस में आपको अपनी पोटेंशियल पता चलेगी। जॉब में आप 15-20 हजार कमा रहे हो, बिजनेस में आपको पता चलेगा अरे यार मैं तो ज्यादा भी कमा सकता हूँ। अभी आजकल रील्स बड़ी चल रही हैं कि जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो किसी की नौकरी छोड़ो, अपना बिजनेस करो, लेकिन अपने बिजनेस के ड्रॉबैक्स भी हैं। आपका बिजनेस जब ठप हो जाता है, आपको 10 लाख का 20 लाख का नुकसान हो जाता है, वो झेलने का दम भी रखना पड़ता है, वो कोई नहीं बोलता। वो ये तो बता रहे हैं कि आप बिजनेस करो, बट माइंडसेट कैसा करो ये तो नहीं बता रहे ना। ये नहीं बता रहे। हाँ, बेसिक तो माइंडसेट है आपका कैसा है, कि आप सिचुएशन से बाहर कैसे निकलोगे। आप सब अपने कुछ अच्छा अच्छा नहीं होगा जिंदगी में। हाँ, सब कुछ अच्छा नहीं होगा, आपके अपने प्रिंसिपल पक्के होने चाहिए, मॉर्निंग रिचुअल्स आपके वैसे ही हो जाने चाहिए एज इट इज। आप पहुंचो, मेहनत से काम करो, अपने 8 घंटे 10 घंटे काम को दो। वर्क इज एन एवर एंडिंग प्रोसेस, उसको वहां बंद कर दो। हम आप पौने 8 बजे हम स्टूडियो बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद खा पी के लोग आते हैं, ड्रिंक करके लोग आते हैं, ना वो पैसे ज्यादा देते हैं, टाइम और ज्यादा खा जाते हैं। हम 8 बजे क्लोज कर देते हैं स्टूडियो, बिल्कुल, और स्टूडियो क्लोज करके हम 8 बजे घर आ जाते हैं। हाँ, हमारी जो फर्स्ट हमने मीटिंग रखी वो मेरे ख्याल से इस समय रखी थी। हाँ तो मैं देख रहा था कि इस समय काफी जल्दी आ गए आप, हाँ, जल्दी आ गया। तो वो ठीक था। हाँ ये टाइमिंग्स भी अच्छा है, ठीक है, सबके लिए अच्छा है। और अभी जैसे आपने अलग अलग ब्रांचेस ओपन की हैं, तो आपके पास बच्चे सीखते भी हैं यहाँ। हाँ जी, हमने हमने क्रेजी टैटू आर्ट स्कूल के नाम से हमने एक ट्रेनिंग स्कूल खोला है टैटूज के लिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि उसकी काफी ज्यादा हमने फीस रखी हुई थी पहले, 1.5 लाख 2 लाख रुपए, लेकिन कई कई बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो हमने देखते हुए उन सबकी जरूरतों को समझते हुए हमने एक बेसिक कोर्स निकाला है जो कि अप्रोक्स 50,000 के आसपास है। ओके, तो 1.5 लाख रुपए का कोर्स और 2 महीने का बेसिक कोर्स जिसमें हम 50,000 उनसे चार्ज कर रहे हैं। और आई थिंक इतने का तो हम उन्हें सिखाते सिखाते सामान वगैरह खर्चा कर देते हैं। तो वो एक नॉमिनल फीस है जिसके अंदर हम 2 महीने का एक बेसिक कोर्स करा रहे हैं, और दैट इज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड वर्क, और उसमें हम गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड है हमारा क्रेजी टैटू आर्ट स्कूल का सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो सर्टिफाइड कोर्स है हम। और अभी लास्ट बैच आके गया है, कई स्टूडेंट सीख के गए हैं, एक लड़की पेरिस गई है सीख के, और वहाँ 13 टैटू स्टूडियो है, वहाँ पे इंटर्नशिप कर रही है। एक स्टूडेंट मेरा ऑस्ट्रेलिया गया है, अभी वो टैटू कर रहा है पार्ट टाइम। मोस्टली क्या है कि जो बच्चे अब स्टडी वीजा के बाहर जा रहे हैं वो शॉर्ट टर्म कोर्स करके जा रहे हैं। और मेरा मानना ये है कि नौकरियां वैसे नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, कोई ऐसा काम करो कि और ज्यादा पोटेंशियल निकले। मतलब वही है कि हम आप रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हो आप बेसिक, हम रोजगार भी दे रहे हैं, उनको उनके लायक भी बना रहे हैं। तो कई कई लोग नहीं सिखाते, वो उन्हें वो कहते हैं कि आप अपना कंपटीटर पैदा कर रहे हो, कल को सामने गोल लिया तो क्या। मैं बोलता हूँ ना भाई, वो बैठा है टेंशन में, हमें चलाने वाला तो वो है, ऊपर वाला बैठा है, मेरी तरफ से उसको कोई देने वाला भी वही है। मेरी तरफ से कोई सामने खोल ले स्टूडियो मेरी शॉप के, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे पास आना है, जिसने मुझसे टैटू करवाना है, लोग दिल्ली से चंडीगढ़ से आ रहे हैं वर्क देखने के मेरा इंस्टाग्राम पे, अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, देहरादून से, वो लोग मेरा काम देख के आ रहे हैं, आप आएंगे। इस काम को लेके जैसे आपने अभी बताया कि लोग आते हैं, बेस्ट एक्सपीरियंस क्या है इस टैटू वाली फील्ड में आपका, कि मतलब हाँ, या तो कोई कोई क्लाइंट आया हो जो बिल्कुल ही मतलब
आपको मजा आया हो करने, मतलब कुछ बहुत बेस्ट? बहुत बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मतलब वॉइस ऑफ इंडिया सुमित सैनी है जो विनर है ओके। स्टार प्लस का, उसका टैटू किया है। अभी ग्रेट खली से बात हुई थी, मुझे डेंगू हो गया था, मैं जा नहीं पाया उनका टैटू करने। देखिए हमने वो वीडियो। उनके साथ हमारा डन हो गया था टैटू का। तो बहुत अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। एक चीज समझ आने लग जाती है आपको कि लोग आपको प्लीज करना शुरू कर देते हैं कि मतलब अगर मैं टैटू आर्टिस्ट ना होता शायद वो मुझसे इतना मीठे से बात ना करते, पर लोग आपसे अच्छे से बात करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा आपको स्पेशल वो करने ग्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे समझ में आ जाता है कि इसने ना टैटू करवाना है 1-2 महीने में पक्का। ये चीज ना एक कोटेशन है, मैं मतलब 2011-12 से बोलता आ रहा हूँ। ये मतलब कहीं देखी नहीं थी, एक दिन अचानक दिमाग में आई थी। दिमाग में वही चीज आती है, हमने कहीं ना कहीं देखी होती है, मैं ये मानता हूँ। अभी कहाँ से आई कहाँ से नहीं, बट उस दिन एक चीज समझी थी कि मतलब आपकी नीयत कितनी भी अच्छी हो ना, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। और दिखावा जितना मर्जी अच्छा हो, ऊपर वाला वो आपको आपकी नीयत से जानता है। ये सच बात है, बहुत अच्छी बात बोली आप। ये मतलब 2011-12 में ये मेरी प्रोफाइल का कवर फोटो होती थी फेसबुक पे। ये खुद लिख के डाली थी मैंने, एडिट करके फोटो बना के। एक तो मेरे को बहुत सही बात लगी थी, बहुत ही जानी। ये जो आपने भी बोला ना, ये उससे मेरे को दोबारा रिकॉल हुई कि हाँ, आपके प्रोफेशन को देख के लोगों का व्यवहार बदल जाता है। वो मतलब मेरे को अब समझ में आता है कि हाँ वो काम को सलाम कर रहे हैं, मेरे मेरे काम को टैटू चाहिए उनको, वो इसलिए सलाम कर रहे हैं, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप आपकी चल रही है, आप चढ़ाई पे हो तो इसलिए आपको सलाम ठोक रहे हैं। और अगर आप फेमस होते हो थोड़ा बहुत तो फिर कई लोग वैसे भी जुड़ते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग साथ में ये चीज भी, क्योंकि आपने तो अलग अलग फील्ड्स में आप गए हो, और जिस फील्ड में भी गए हो उसमें अच्छा काम किया और नाम भी किया। अरे सर, लोग देखते हैं हाँ तो यार, जिंदगी में बहुत लोग मिले होंगे। इसने तो गाड़ी ले ली, इसके पास तो पैसा आ गया यार, अब तो कभी नहीं पूछता था तो वो भी बाकी कहता है भाई सर नहीं आया, ये तो मेरा भाई है, तो मेरा भाई है। जिसने वो पॉलिसी खरीदने से मना किया, जिसने पॉलिसी खरीदने से मना किया, फोन करता वो भी आके मिलता है, सनी भाई कॉफी पियेंगे, आओ बैठो। सन्नी भाई एक थोड़ा सा चले, नई गाड़ी में घूम के आते, पार्टी नहीं दी आपने। ये चीज तो रहती है। तो उस समय मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब आपको तो था कि चलिए ये गोल रखे हुए थे, अब तो गाड़ी में भी आपने ऐसे शौक रखे हुए हैं। हाँ, गाड़ी में भी ऐसी है ना? तो हैरियर है, अच्छी है। बाकी यार मैंने देखा कि आज भैया की गाड़ी आई है, तो मेरे को था कि आपने ब्लैक ली है। नहीं, ब्लैक भी अच्छी है बट व्हाइट लेनी पड़ी, क्या करें। कुछ रीजन है, चलो लेकिन ठीक है, अच्छी लग रही है, बढ़िया गाड़ी है। गाड़ी अच्छी है। जैसे हम ये टैटू बनाते हैं लोगों के, एक बहुत बड़ा मिथ है, मेरे को भी बड़ा मन था कि टैटू बनवाऊं मैं, पर मुझे डर लगता है कि वो चुभेगा, दर्द होगी। तो उसके बारे में मतलब क्या है कि होती है एक्चुअल में दर्द, या क्या सीन है? दर्द का ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हम नीडल लेके हम चीर रहे हैं पकड़ के बीच में से, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, हमारी जो मशीन्स हैं वो हाईटेक मशीन्स यूज करते हैं हम लोग, मतलब 50,000 1 लाख की मशीन से हम टैटू बना रहे हैं। चाइनीज मशीन 1000-1500 से शुरू हो जाती है, और उसका स्ट्रोक बड़ा हार्ड होता है, वो स्किन को छीलती भी ज्यादा, पेन भी ज्यादा करती है, ब्लड भी ज्यादा निकालती है। लेकिन जो हाईटेक मशीन हम यूज कर रहे हैं, उनका स्ट्रोक सॉफ्ट है, वो आराम से चलती है जैसे बटर में नाइफ चल रहा हो, और वो ज्यादा पेन भी कम करती है। तो अब हम जो मशीन्स यूज कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं। हमने भी चाइनीज मशीन्स पे काम किया है, पर पैसा आता गया, हम अपग्रेड होते चले गए। तो हम जो मशीन्स यूज करते हैं वो सेकंड जो बनाने वाला आर्टिस्ट है वो कैसे डील कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत पेन होती है, नॉर्मल नीडल प्रिक कर रही होती है, बार बार वो हिट करती है, ऐसे 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 हिट करती है। वो जब हिटिंग स्पीड होती है वो हल्की हल्की चुभती है। ओके। तो नॉर्मल होता है, आप आराम से बनवा सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि पेन को लेके ना दुनिया डरी हुई है, और उनका डरना जायज भी है। जो जो घर में बैठ के टैटू बना रहे हैं, जो मिलों में टैटू बन रहे हैं, वो तो मशीन को पकड़ते ऐसे हैं और ऐसे करके बनाते हैं। तो हम तो मशीन को प्रॉपर तरीके से पकड़ते हैं, तो वो पेन ज्यादा होती है इस करके उनको, तो उनको लगता है कि शायद सारे ही पेन ज्यादा करते होंगे। ओके, बट ऐसा नहीं है, पेन को लेकर कोई ज्यादा नहीं है, पेन बहुत कम होती है। जितने भी लोग आपको मिलते हैं बाहर, वो पूछते होंगे यार सनी भाई तुमने इतने टैटू करवाए हुए हैं, ये मतलब ये क्यों करवाए हुए हैं, इनका कुछ मीनिंग है या मतलब ऐसे ही मतलब अच्छा लगा तो करा लिया? नहीं नहीं, when I was in banking sector, तो I wear that time पैंट और शर्ट पाता था, प्लेन पैंट प्लेन शर्ट, तब तक कोई टैटू नहीं था? फॉर्मल शूज, कोई टैटू नहीं था। ओके। आईसीसी बैंक में था, तो जब आप एक बैंक के कर्मचारी के रूप में तब आप एक कोरा कागज थे, शुड बी अ सोबर पर्सनैलिटी ना, तो तब वाकई कोरा कागज था। लेकिन टैटू में आया तो मैंने खुद की है ये, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। आप कोई क्लाइंट आ रहा है, आपकी बॉडी पे टैटू है, वो देखेगा कि हाँ यार इसने भी करवा रखे हैं यार, तो ये होगा आर्टिस्ट, वो चीज रिलेट कर जाती है, दैट्स वाई। और कुछ हाँ मीनिंगफुल टैटू है, हार्ड लग गया है, जो बुरा टाइम चला गया था एक,
लाइफ में एक ऐसा टाइम आया था, ज्यादा बीमार था, बीमारी में भी काम करता रहा मैं आईसीआईसीआई बैंक। सबसे पहला टैटू कौन सा था? सबसे पहला टैटू ये था मेरा। मैं इसको करवाने लुधियाना गया था ओके। और उसने 10,000 मांगे मुझसे, बट आई टोल्ड हिम कि 5,000 ले लो। उसने बोला लास्ट में 6,500 लूंगा। तो मैं करवाने ही टैटू गया था, मैंने दिए उसे 6,500 और ये फर्स्ट टैटू करवाया। अब ये टैटू हम 4,000 के आसपास बना देते हैं। उसके बाद से अब जैसे ये कंपास वाला टैटू है, अब ये कंपास की 4 साइड्स होती है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो इसमें मैंने साइड की जगह लिखा है लाइफ, लव, फ्रेंड्स और फैमिली। इंसान की जिंदगी इन्हीं चीजों में रहती है, लव, फ्रेंड्स और फैमिली, इसी के बीच में घूमती है। तो मैंने ये 4 पहलू लाइफ के उसमें दे दिए हैं। मतलब हर टैटू का एक प्रॉपर मीनिंग है। हर टैटू अगर हम हर टैटू के ऊपर जाए, अभी लेटेस्ट मैंने ये करवाया है टैटू, ये वॉरियर टैटू है। बहुत ही अच्छा टैटू है। जिस आर्टिस्ट ने बनाया है वो अप्रोक्सीमेट 12,000 रुपए 1 घंटे के लेता है। 8 घंटे लगा के बनाया। लगभग 1 लाख का तो ये टैटू है मेरा। तो है लगभग बॉडी पे 8-10 लाख के टैटू बना के घूम रहे हैं। सही है। और जैसे आपके पास भी फॉरेन के क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ के भी क्लाइंट्स आते हैं, तो मतलब क्या डिफरेंस रहता है यहाँ के क्लाइंट्स में और वहाँ के, और क्या कुछ चार्ज हो सकता है? फॉरेन के अंदर टैटू बहुत महंगे है। फॉरेन के अंदर आपको 5-5 महीने अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आपने अब टैटू करवाना है, आपको नवंबर या दिसंबर की अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसकी पेमेंट आप अभी जमा करा दो। ओके। आपको दिसंबर या जनवरी की डेट प्री बुकिंग कराओ आर्टिस्ट। प्री बुकिंग चलती है वहां पे। वहां पे टैटूज के मॉल खुले हुए हैं और बहुत वहां लोग क्रेजी हैं टैटू के लिए। इंडिया के अंदर अभी फैशन स्टार्ट हुआ है। इंडिया में टैटू इंडस्ट्री बूम कर रही है। अभी टैटू इंडस्ट्री और आगे जा रही है। तो फ्यूचर इज सिक्योर, सबसे पहली बात तो। और लोग इंजीनियरिंग करवाते हैं अपने बच्चों को, 4-4, 5-5 लाख रुपए इंजीनियरिंग पे खर्चते हैं। और इंजीनियर बेचारे यहाँ बड़ा पाव की रेडी लगा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इंजीनियरिंग का चाय बेच रहे हैं। अगर आप टैटू उनको सिखवा दो, अगर आप टैटू पे ही 50,000 1 लाख रुपया खर्च दो, टैटू की ट्रेनिंग दिलवा दो, अगर वो नॉर्मल भी कहीं पे भी हल्का फुल्का टैटू का काम शुरू करता है, 60 से 70,000 रुपया वो पर मंथ कमाता है टैटू सीखने वाला। और अच्छे से काम करता है फिर तो बहुत अच्छा, कि 4 to 5 तो लाख वो रुपए। पर आवर कमाता है ना? हाँ। तो फॉरेन में क्या है, फॉरेन में पर आवर के हिसाब से चार्जेस होते हैं। यानी कि मिनिमम से मिनिमम भी $300-400 1 घंटे के ले लेते हैं। वहां 6 घंटे का टैटू बनाया आपके, देख लो आप, $200-200 हो गए आपके। यहाँ के तो मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई आप। मैथ मेरा तो वही है। नहीं, सही है। लाखों में चला जाता है। लाखों में आप चली दिल्ली जाती के है। आप देख लो, आप दिल्ली का अगर वहां पे 2 से 3 लाख रुपया कमा रहे हो, तो आप मंथली देख लो, आप लगभग 1 करोड़ के आसपास। मंथली भी अगर मतलब हम मान के चले कि 30 दिन में क्लाइंट नहीं भी आ रहे, 10 क्लाइंट भी आ रहे हैं, 15 क्लाइंट भी आ रहे हैं, तो बहुत है। फायदा होता है। जो मेरे फॉरेनर क्लाइंट्स हैं, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, जो भी लोग बाहर गए हैं, जो अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, या ऑनलाइन जो मेरा वर्क सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो लोग अपॉइंटमेंट लेकर आते हैं। तो उनको वहां पर देखिए, यूएस, यूके और इधर कनाडा बहुत महंगे हैं टैटू। तो जो टैटू उनको 2 लाख का पड़ रहा है, उसके हम यहाँ चार्ज करते हैं उनसे 30-40,000। वो हंसते हंसते खेलते दे देते हैं, वो ज्यादा वो नहीं करते। यही वाले से हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है थोड़ी। यहाँ वाले तो पूछ लेते हैं ना, सनी भाई ये टैटू कितना का बनेगा? आजकल बहुत इजी हो गया। आजकल क्या है कि जैसे मुझे कॉल करते हैं, यार भाई आपने सनी भाई लॉयन के आपने 45,000 मांग लिए, 45,000 का लॉयन थोड़ी बनेगा। लेकिन मैं 45,000 का लॉयन बना रहा हूँ, एक बंदा 5,000 का बना रहा है। डिफरेंस वो जमीन आसमान का है। वो एक सुपरमैन है जो आ रहा है, आप सर्कस का शेर नहीं बना रहे, जंगल का बना रहे हो। जंगल वाला थोड़ा सा डिफरेंस रहता है उसके अंदर। तो ये रहता है, आजकल बहुत आसान हो गया है। जैसे मैंने किसी को 45,000 बोला, तो वो मुझे आगे से रिप्लाई करता है क्लाइंट मैसेज पे कि भाई फलाने वाला तो 10,000 बोल रहा है, तो वो तो सस्ता बना रहा है। मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, भाई तो 3,000 वाला ढूंढ, तुझे वो भी मिल जाएगा और सस्ता बनवा ले। तेरी बॉडी है, तेरे पैसे हैं, तेरा शरीर है, तू देख तूने कैसा बनवाना है टैटू, तूने क्या करना है। और आपके जो ये मशीन्स हैं, ये बॉडी टू बॉडी मतलब वेरी भी करते हैं, इनकी पिन्स वगैरह कि किसकी कैसी है, सेंसिटिव स्किन है? हर काम के लिए अलग पिन, अलग वोल्टेज सब यूज होती है। हर काम के लिए अलग मशीन यूज होती है। ओके। हर काम के लिए अलग, मतलब जो हम नीडल और इंक यूज करते हैं सब ब्रांडेड यूज करते हैं। हमारे स्टूडियो के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। आप रैंडमली कभी भी आओ, स्कैन करो, बारकोड स्कैन करो, चेक करो, सब ब्रांड का यूज करते हैं। देसी चाइनीज कुछ नहीं करते हैं। तो आप पहले एक बारी बॉडी, क्योंकि वो देखते हो स्किन कैसी है, हाँ बॉडी टेक्सचर आपको देखना पड़ता है। हम देखते हैं। बहुत हाई शुगर वाला पेशेंट नहीं होना चाहिए हमारे पास टैटू करवाने। डायग्नोस करना पड़ता है इसमें भी। अगर बहुत ज्यादा हाई शुगर है तो हम करते नहीं, क्योंकि रिकवरी मुश्किल होती है, हील नहीं हो पाता उनका। नॉर्मल शुगर वाला करवा लेता है ऐसा कुछ। तो कुछ टेस्ट करवाना पड़ता है पहले? नहीं, टेस्ट किसी तरह का कोई नहीं करवा। जैसे शुगर, मतलब जिनको पता है आपको कोई स्किन डिजीज नहीं होनी चाहिए। ओके। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं टैटू करने में। स्किन सेंसिटिव। और
जैसे आपने बताया कि लोग इतना इतना चार्ज करते हैं, आपने कुछ मैक्सिमम तगड़ा कोई चार्ज किया हो? हाँ किया है मैंने 2 लाख का 2.5 लाख का टैटू किया हुआ है। फुल स्लीव की हुई है, लेग्स की हुई है। अच्छा, हाँ फुल बॉडी टैटू किए हुए हैं, आते हैं क्लाइंट करवाते हैं, पैसा खर्चते हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ और वैसा सुनने में ही नहीं आया कुछ इसको लेके कि यार इतना ज्यादा चार्ज? एक किसी ने इंक्वायरी करी थी कि ये मुझे फुल स्लीव करवानी है बाहर, अंदर डिजाइन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। ओके। तो आप कितना चार्ज करोगे? तो बोला भाई 3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा इस पे। बोले यार इतने तो मेरी दादी के गोड्डे पड़े हैं अभी, उनके ऑपरेशन में इतना पैसा लग गया। तो मैंने कहा यार देख, काम इतना है और इतना खर्चा है, जो थोड़ा बहुत डिस्काउंट होगा मैं जरूर करूंगा, तो ऐसी बात नहीं। ये अलग ही था, मतलब थोड़ा सा ना, हाँ। ये चीज है, मतलब इतना तो यार सर्जरी का कॉस्टिंग आती है जितना टैटू की आ कॉस्ट आ रही जाती है। है, गोड्डे पड़ जाते हैं इतने में 3-3.5 लाख रुपए। बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, मतलब काफी अलग अलग अतरंगी एक्सपीरियंस होते रहते हैं। हाँ जी हमारे पास, लेकिन हम हमारे लिए 3 लाख वाला जो क्लाइंट है वो भी वैसा ही है, उसको भी सेम रिस्पेक्ट और सेम काम मिलेगा, और उतनी ऑनेस्टी के साथ हमारे जो 2000 का क्लाइंट है उसको भी हम ऐसे ही डील करते हैं। तभी 15 साल से चल रहे हो? सर मेरे लिए एक एक क्लाइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और मुझे बचपन में किसी ने एक बात सिखाई थी, आप एक क्लाइंट को जोड़ोगे वो 4 और लेके आएगा, आप एक क्लाइंट को तोड़ोगे वो 4 को मना करेगा वहां मत जाना। बिल्कुल। बाकी हमारे कुछ रूल्स हैं, हम शराब पी के हम टैटू नहीं बनाते, तो ड्रिंक करके हमारे पास आ जाते, मैं बनाता ही नहीं टैटू। सही है। और बात करते हैं जैसे कि मतलब इस फील्ड से थे, मीडिया लाइन से भी थे, तो फ्रेंड सर्कल भी अच्छा खासा है। हाँ तो वो लोग भी कहते होंगे कि भाई सन्नी भाई मजे हैं तेरे तो, क्योंकि हम अक्सर ये वीडियोस देखते हैं सोशल मीडिया पे, टैटू आर्टिस्ट की क्या क्या वीडियोस आती हैं भाई, मतलब हम हैरान हैं, भैया भी हंस रहे हैं। हाँ मुझे एक भी बॉम्बे नहीं का पता है आर्टिस्ट है मैं क्या वो बात तो। करने वाला हूँ इस समय। हाँ मुझे मालूम है, एक बॉम्बे का आर्टिस्ट है, बहुत वायरल हो रखा है, नाम नहीं लूंगा मैं, चलो सब जानते हैं लेकिन। तो सब जानती हैं। देखो वो क्या है कि एडल्ट कंटेंट डाल के या फिर नंग दड़ंग चीजें दिखा के वीडियो के लिए, सिर्फ वीडियो पे लाइक और कमेंट्स के लिए वो इतना कुछ कर रहा है, और वायरल भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। तभी बात हो रही है उसकी। हाँ तभी बात हो रही है उसकी, वायरल भी हो रहा है। मेरा ये मानना है, मैं अपने मेरे मेरे उसूल है, एक मॉरल सर्कल है, मैं उससे बाहर जा नहीं सकता। मैं अपनी आई बॉल ब्लैक नहीं करवा सकता, मैं अपने कान नहीं कटवा सकता। मैं इसको ठीक नहीं मानता, सीन लग रहे हैं आजकल, मैं वो चीजें नहीं करता, ना ही किसी को करने को कहता हूँ, ना ही मैं खुद अपनी बॉडी पे करता हूँ। मैं एक दायरे में रह के काम करना पसंद करता हूँ। और हाँ ठीक है, ना आए ज्यादा कमेंट्स, ना ज्यादा लाइक आए, थोड़ा बहुत काम चल रहा है, चलता रहे, कोई दिक्कत। पर ऐसी वीडियोस देख के थोड़ा सा इस फील्ड के लिए मतलब लोगों का माइंडसेट खराब होता है। आपके भी कई दोस्त कमेंट करके कहते होंगे सन्नी भाई तेरे तो मजे हैं। हाँ क्योंकि लोग तो देखते हैं, फीमेल क्लाइंट आते हैं वो तो उसको देखते कैसे हैं कैसे लोग, करोगे? फीमेल क्लाइंट आ रहा है भाई, वो टैटू आर्टिस्ट तो मुझे कर रहा है, तेरा पता नहीं कितने मजे का काम होगा, तू तो लड़कियों के पता नहीं कहाँ कहाँ टैटू बना रहा है और कैसा चल रहा है तेरा। तो मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि काम करते हुए हमारा फोकस तो ये होता है कि जो हम आर्ट बना रहे हैं वो अच्छी बने, और क्लाइंट तो बेचारा दर्द के मारे रो रहा होता है, तो देयर इज नो चांस ऑफ एनीथिंग, और हमें हमारा फोकस अपने काम पे ही होता है हमारा। वो वीडियो डॉक्टर जैसा रहता है बेसिकली। वो वीडियो मजे के लिए जो हम देख रहे हैं वो हाँ। मजे के लिए ही है। वो तो काम के प्रति कुछ वो नहीं हो रहा उसमें। वो तो देखो सर, हर फील्ड में हर बंदा कर रहा है, ठीक है ना। वो आपके मॉरल्स जो आपको कहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है ना। अगर आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है कि हाँ जी आप एडल्ट कंटेंट न दड़ंग या कुछ भी कर जाओ, आप व्यूज पाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर जाओ, तो लोग गिरते हैं, गिरने वाले गिर रहे हैं, और उनका चल रहा है काम। अच्छी वीडियो को नहीं इतना सपोर्ट मिलता, कोई बात नहीं सर, ना मिले, ऊपर वाले की नजर में अच्छा होना चाहिए इंसान बस, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई दिक्कत नहीं। और बात करते हैं अगर हम मैरिज की, तो ये लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? मेरी लव मैरिज थी। लव मैरिज थी। हाँ जी हाँ जी। तो ये कितने टाइम चला, 10 उसके साल। बाद लव मैरिज हुई? 10 साल चला, फिर लव मैरिज हुई, फिर 5 साल हो गए, मतलब टोटल 15 साल हो गए। टोटल 15 साल हो गए। तो मतलब ये जब मार्शल आर्ट्स वगैरह कर रहे थे तब से? नहीं उसके बाद की बात है ये। टैटू की फील्ड में आने के समय की? हाँ उस टाइम की बात है ये, हाँ तब की बात उस है। समय की बात है। हाँ तो कई लोग मतलब इस चीज को भी लेकर बोलते होंगे कि यार आप शर्मा फैमिली से हो, हाँ जी पंडित और हूँ जी मैं। वाइफ है जो वो क्रिश्चियन है, हाँ जी हाँ जी। तो इस चीज को लेके भी बहुत मतलब कुछ हुआ? बोलते हैं सर, मतलब सुनते तो हम देखते हैं कि कमेंट्स बहुत आते हैं ऐसे ऐसे भी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ इशू वैसे आपको लगा जो वाकई इशू लगा? ये तो बनाए हुए लोगों के इशू अलग हैं, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन जो आपको एक्चुअल फील हुआ कि हाँ कुछ। बेसिकली हमको आपस में फैमिली से तो कोई इश्यू नहीं रहा, ना ही Okay. उनकी फैमिली को मुझसे कोई इश्यू रहा, ना मेरी फैमिली को उनसे कोई इश्यू रहा।
ठीक है। और लोग सोचते हैं कि शादी क्रिश्चियन लड़की से हुई है तो इसलिए शायद ये चर्च जाता है, लेकिन चर्च मैं बहुत पहले से जाता था। मैं पंडित ही हूँ, मैंने अपना धर्म नहीं बदला है। ये टॉपिक था। हाँ, बड़े लोग बोल रहे हैं कि सन्नी ने धर्म चेंज करा लिया, हाँ, धर्म परिवर्तन करा लिया, पैसे मिल पैसे मिलते हैं इसके। पैसे मिल तो गए उसके बारे में मैं चाह रहा था कि बात करें। देखो सर, ऐसा है कि अगर पैसे मिलने वाला सीन होता ना, मैं बहुत अच्छा सेल्समैन रह चुका हूँ और हूँ भी। ठीक है ना, मेरे से अच्छी मार्केटिंग किसी ने नहीं की हुई। अगर पैसे मिलते हैं, सपोज 2 लाख रुपए मिलते हैं एक बंदे को क्रिश्चियन बनाने के, तो मैं तो गरीब ढूंढ लाऊंगा ठीक ठाक, महीने के 10 गरीब ढूंढूंगा और उनको 20 लाख दिलवाऊंगा, 1-1 लाख उन्हें दूंगा, 10 लाख खुद रखूंगा। फिर तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। फिर तो मतलब 2-3 महीने में मैं फॉर्च्यूनर पे घूमूंगा। बिल्कुल घूमूंगा। और आज के टाइम में कौन ऐसा बंदा है जो पैसे बांट रहा है, मुझे बताओ आप। ये लोगों की अफवाही उड़ी हुई है सर, अफवाह है ये और कुछ नहीं है, ये तो लोगों की बनाई हुई बातें हैं और कुछ नहीं है। मतलब अगर आपका नाम होता तो ये सब चीजें भी साथ जुड़ जाती हैं। सर, आपको लोग किसी भी हाल में नहीं जीने देंगे। आप मोटे हो गए थे पर चाँद भाई तो बहुत मोटा हो गया है। आप इतने स्लिम और अब अच्छे हो गए हो, अब आपको बोलते हैं भाई यार तू कमजोर हो गया है। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हो तो बोलेंगे अकड़ू हो गया है। आपके पास कम पैसे हैं तो बोलेंगे यार उसका तो काम, उसके पल्ले है ही नहीं कुछ। उसके तो पल्ले कुछ भी नहीं है। किसी हाल में नहीं जीने देंगे, उनके पास ये बहुत है। कुछ है बोलने को। लोगों के पास बातें ही हैं। मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता लोगों की बातों की, लोगों को जो कहना है कहें। मैं तो जैसा हूँ वैसा चलता हूँ, मैं नहीं सोचता कोई क्या सोच रहा है। मुझे फर्क पड़ता है जब जब मेरे सर्कल में ही कुछ ऐसा हो। मुझे आप मेरे सर्कल के बंदे हो, ठीक है। ये मेरे सर्कल के बंदे हैं, ये मेरे सर्कल के हैं। इनसे मेरी लाइफ इफेक्ट होगी, आप लोगों से मेरी लाइफ को असर और उनमें से कोई बोल नहीं रहा। उनमें से कोई नहीं बोलता, और बाहर के लोग बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो भाई, और जोड़ लो भाई 4 बात, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं काजा घूम के आया, वहां मनाली घूम के आया, कल किसी ने मेरे को सोशल मीडिया पे कमेंट किया ये तो मसूरी है, मैंने उसको बोला यस ये मंसूरी है। मैंने उसको रिप्लाई भी कर दिया। क्यों देनी है आपको जस्टिफिकेशन, क्या जरूरत है? मेरे को कोई गलत भी बोलता है, मैं बोलता हूँ हाँ मैं गलत हूँ, ठीक है, ओके, आप जो मर्जी समझो। हाँ। तो लोग तो इस चीज को लेके काफी लोगों ने इश्यू बनाया, लेकिन कहानी कुछ और है मेरी साइड की। कि मैं शुरू से ही हमारी सारी पंडित फैमिली है। मेरे पापा जी जागरण वगैरह करते हैं और मंदिरों वगैरह में भजन कीर्तन भी अभी भी जाते हैं वो। तो अकेला मैं हूँ अपनी फैमिली से जो मैं चर्च जाता हूँ। तो देखो, आपको जहाँ आप नहीं हो, बहुत लोग होंगे जो जाते हैं। आपको जहां सही लगता है। मेरे को अच्छा लगता गुरुद्वारे में, आज गुरुद्वारे जा रहा होता। मेरे को पीर जाने का मन करे मैं पीर पे जाता रहूंगा यार, मेरी मर्जी मेरी लाइफ है, ठीक है। आप भारत में रहते हो, भारत में आपको यही तो एक अच्छी चीज है। हाँ, आप मानो किसी को भी, जहां आपको फर्क पड़ता है, जहां आपको अच्छा लगता है। कुछ लोग सत्संग करने जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, मंदिर जाते हैं। अब अलग अलग है, 4200 देश है, 4200 धर्म है, लोगों है, जिसको जहां से अच्छा लगता है वो वहां जाते हैं, वो आ जा रहा है। जहां जिसकी आस्था जुड़ जाए। हाँ, जहां बेसिकली फर्क आपके कर्मों का है सर। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा आपके साथ। लेकिन अगर इंसान को, आप दूसरे इंसान को कीड़ा समझ रहे हो तो वो गलत है ना। आप भगवान तो हो नहीं, आप भी इंसान ही हो। बिल्कुल। तो दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुली रहो। मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं वेटर के साथ इतनी तमीज से बात करता हूँ। मेरी जो कार वॉशिंग कर रहा है लड़का, साफ कर रहा है, मैं उससे बड़े प्यार से बात करता हूँ। मेरे लिए बंदा बंदा है। और भगवान इतना ही पैसा दे कि जितने में जमीन पे पैर चिपके हुए हैं, कभी इतना अमीर ना बनाए कि मैं इंसान को इंसान ना समझूं, ऐसा ना करे। मेन तो वही है कि आपका व्यवहार, जितनी भी हमारी ये मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं सब यहीं रह जाएंगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। एट द एंड लोग यही बात करेंगे यार जाने के बाद, यार बंदा अच्छा था, बंदा अच्छा वो आपके व्यवहार से तो करेंगे। ऐसा ना होना कि आप चले गए, वो पीछे से गालियां पड़ रही है, बड़ा खराब था, अच्छा हुआ चला गया, गालियां पड़ रही है। ये बंदा बड़ा अच्छा था और अच्छा हुआ चला गया, अलग अलग हो जाएगा ना यार। इनने तो लोगों को बंदे को बंदा नहीं समझता था। आपकी पीठ पीछे तारीफ हो जाए। बाकी देखो, याद कोई किसी को रखता नहीं है, 4 दिन की कहानी है। हमें हमारे परदादे का नाम नहीं याद होगा, या फिर उसके परदादे का नाम हमें याद नहीं होगा, ठीक है। दादे तक हमें याद है, बिल्कुल, ठीक है। हम जिस घर में रह रहे हैं, हमारे बच्चे उसमें रहेंगे, उसके बाद कौन सी पीढ़ी उसमें रहेगी, क्या करेगी, हमें नहीं पता। तो सेल आउट हो जाएगा या क्या होगा, पता ही कुछ भी नहीं पता भाई। हमारी यादें जिस मकान के साथ है वो कल को है भी वहां या नहीं, पता ही नहीं है। जितना टाइम हो अच्छा प्यार रखो लोगों के साथ। जितना टाइम नहीं हो तो फिर लोग आपके बारे में अच्छा बोले, बस इतना कर दो। बिल्कुल। हाँ, मतलब ये कि आपके सामने तो चलो तारीफ कर ही दें, लेकिन आपके पीठ पीछे पॉजिटिव बोले। लोग बोलते हैं मेरे दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, वो सच में वो थे, बड़े सोबर से थे।
वो कोई नशा पत्ता नहीं करते, बड़े शरीफ से थे और बड़े लोगों की सेवा करते थे। तो मैं उनकी तारीफ बचपन से सुनता आया हूँ, अभी तक सुनता आ रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो मेरी औलाद की औलाद होगी, उसको शायद ये बात याद ना रहे, और नहीं रखते लोग याद। आप कितने टाइम हो, आप इस धरती पे कितने टाइम हो, आप कितना जीने वाले हो, इसको क्या पता सर। बिल्कुल। जो लोग वैसे सोचेंगे कि इनका पॉडकास्ट थोड़ा धार्मिक क्यों होता जा रहा है, जो कि टैटू आर्टिस्ट बैठा है, बिल्कुल अलग फील्ड है और बातें ऐसी निकलती है प्रवचन वाली। सर देखो, पता क्या एक्सपीरियंस है लाइफ का, और कुछ नहीं है ना। और बहुत कुछ भी रहा है ऐसा सा। हाँ, रहा भी है बहुत। वो हमने भैया से बात करी है कि वो एक पर्टिकुलर एक अलग ही सेशन आएगा उसका, और वो तगड़ी चीज है। हाँ, और अच्छी चीज है, वो भी उसके बारे में बात करेंगे हम। बेसिकली वो मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर कि मैंने चर्च जाना क्यों स्टार्ट किया, मुझ पे किसी ने कुछ विचक्राफ्ट किया था, और मैं नहीं जानता कि आप उस पर विश्वास करते हो, इन बातों पे, भूत प्रेत पे आपका विश्वास है या नहीं है। लेकिन हाँ, ये सच है, भूत प्रेत होते हैं। मैंने कभी देखे नहीं है, बट मैंने महसूस किए हैं। तो वो एक अलग कहानी है, वो आपको जरूर सारी डिटेल में बताएंगे कि मैं क्यों जीसस क्राइस्ट का फॉलोवर क्यों हूँ, मैं क्यों यीशु मसीह को मानता हूँ, मैं क्यों चर्च जाता हूँ, मुझे क्या फायदा हुआ वहां जाके। चलो, लोगों ने तो जो कहना कहना ही है, पर मैं उसमें आपको अपनी रियल सारी बात बताऊंगा कि क्यों। और हर एक चीज किसी वजह से ही हो रही है ना। अच्छा, चीज किसी वजह से हो रही है। तो वो वजह लोगों को नहीं पता है कि जो भी रीजन है, ठीक है ना, लेकिन ये है कि हाँ, एक वो बना दिया है कि हाँ, ये चीज ऐसे ऐसे है। सर, जो तन लागे वो तन जाने, जिसके साथ बीत रही है ना, उसी को पता होता है बस। होता है कि किसी को कहीं जाके फर्क पड़ रहा है, किसी को कहीं जाके फर्क पड़ रहा है। एक बात होती है, हमारी आस्था कहाँ जुड़ गई, किस वजह से जुड़ी, वो वजह अब क्या है हमें नहीं पता। ये नहीं है। वो उसी के बारे में बात करेंगे किसी दिन, आपको जरूर सुनाएंगे एक वो साइड भी कि क्या हुआ है। बिल्कुल करेंगे, है ना, वो भी एक अलग सी साइड है। तो काफी सारी हमने बातें कर ली हैं आज, और जो टॉपिक पे हमने बात करी है वो आएगा जल्दी, उसके बारे में हम बात करेंगे एक बिल्कुल सेपरेट। और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक, मतलब मैं अभी बात करना चाहूंगा। जी बताइए। कि जैसे मतलब भाई हमारा स्मार्ट है और डांसर भी रहा है अपने टाइम पे, तो फीमेल्स की तरफ से काफी अट्रैक्शन मिल जाती है स्टार्टिंग में ही। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो इसमें कैसा रहा? इसमें कैसा रहा मतलब? कैसा रहा आपके उसमें केस कैसा रहा ये? केस कैसा रहा है वो तो देखो। जैसे आपने बताया कि लव मैरिज हुई है, हाँ जी, हाँ जी। कितने साल चला है ये, मैं कोई क्लेश नहीं करवा रहा घर में आपके, ठीक है ना, कहीं चलो वो तो अब हो गया, आप ये बोलो तो क्या कह रहे ये थे। तो हो चुका है। अच्छा, क्या इससे पहले भी अप्रोच कभी हुआ आपको या कुछ? बहुत बहुत एक जो हुआ है उसके बारे में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, उसके अलावा। ठीक है। हाँ, बहुत देखो, शादी से पहले बहुत अप्रोचिंग रही है। शादी के बाद आप किसी को बंदा अरवन भाई में घूम रहा है तो नहीं नहीं, शादी के बाद ऐसा हो जाता है कि एक जो पंछी है वो बेचारा फड़फड़ा तो सकता है पर उड़ नहीं सकता। अच्छा, बेसिकली जोक्स अपार्ट, बट मैं आपको बताऊं कि शादी के बाद जैसे हम स्टूडियो शादी के बाद नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। अभी तो शादी के बाद पे मैं आऊंगा, अभी उससे पहले कैसा रहा है? पहले तो खूब बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, इसको हम दबा देते हैं। अब हम आते हैं शादी के बाद। आप एक प्रोफेशन में हो, हाँ जी, ठीक है, आपके पास फॉरेन क्लाइंट्स भी आते हैं। हाँ जी, आते हैं। और उनके वो काफी फ्रेंडली होते हैं एज कम्पेयर टू आई टेल यू वन थिंग, मेरे को इंडियन किस्सा याद आ रहा है। मेरी मेरी एक शादी से पहले का किस्सा है वो। ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स आई, और 4 आई ऑस्ट्रेलियंस वो, और टैटू करवाया सबने। कैट रखती थी वो लोग घर पे, उन्होंने कैट का टैटू बनवाया। तो फोटो सेशन हुआ पूरा दबा के, और मैं ऐसे खड़ा हूँ और शी इज किसिंग मी। तो वो फोटो साफ कर दी मैंने सोशल मीडिया से और फोन में से, और सब जगह से वो फोटो साफ कर दिया है कि सो दैट कि वो देखेगी वाइफ तो पुरानी फोटो पे भी झगड़ सकती है, उसको कोई दिक्कत थोड़ी है, लड़ना तो है ही उसने, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, टॉपिक चाहिए। तो वो फोटो बिल्कुल उड़ा दी उसमें से। आते हैं काफी ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स आते हैं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी आते हैं। हाँ, तो अभी उसको भी देख के मतलब थोड़ा बहुत कि जैसे ये घर कब तक आ रहे हो, फोन आते हैं। सर वो तो 7-8 बजे क्लोजिंग का टाइम है, 7 बजे शुरू हो जाता है, कब तक आ रहे हो। कभी आपने ये मतलब टैटू आर्टिस्ट का टाइम मतलब ऑफिस टाइमिंग वाला रखा हुआ है आपने? सर जो वो है ना, ग्रिप बहुत कस के लगी हुई है हमको ना शादी के बाद। सही है, आप कहीं लेफ्ट राइट भी नहीं जा सकते। सही है। और जो जोक्स अपार्ट, बट सोचते भी नहीं, अब हम काम पे फोकस है सारा। हाँ, तो आपकी एक एज होती है हर चीज को करने की ना। हमारा जो मेन मोटो रहता है वो कस्टमर सर्विस को लेके रहता है कि हम कस्टमर सर्विस अच्छी दें, क्लाइंट को कंफर्टेबल रहे। फैमिलीज आती है हमारे पास, कपल्स आते हैं, फैमिलीज आती है, कपल्स आते हैं। एक जितने भी यंगस्टर है मैं उन सबको एक बात कहना चाहूंगा कि अब आप लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाते हो, वो लिखवाना बंद कर दो।
मत करवाओ। आफ्टर मैरिज आप किसी का भी करवा लो, बट आप ये चीज मत करो कि आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नेम लिखवाने आ रहे हो। क्योंकि ना सर, क्योंकि सर मैं सच बताऊं, अब हमारा विजिटिंग कार्ड है, हम लोग विजिटिंग कार्ड साथ ही दे देते हैं। भाई आपने ये नाम लिखवाया अपनी गर्लफ्रेंड का, कवर करवाना हो तो हमारे पास ही आना, कहीं और मत जाना। तो हम ये साथ ही दे देते हैं, क्योंकि तो थोड़ा डिस्काउंट रहता है कवर अप टैटू में। हाँ रहता है, क्योंकि ना क्लाइंट का बेचारा वैसे पहले बजट लग गया है, फिर बेचारे का दिल टूट गया है। पहले बजट लग गया, फिर उसके लग गए, फिर दिल टूट गया, फिर उसके लग गए, बजट लगने के बाद उसके लग गए। तो हम वाकई में डिस्काउंट भी देते हैं, और बहुत ज्यादा हो गया है। अच्छी बात बताइए आपने। लोग आजकल ट्रेंड चल गया, मत बनवाओ यार अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के नाम। मैं अगर टैटू करवाना है बहुत ज्यादा कवर अप करता हूँ, मीनिंगफुल करवाओ। हाँ है ना। तो क्या होता है, टीनेजर्स जो जितने यंगस्टर्स हैं फ्लो में बनवा लेते हैं, पर बाद में कवर करवाने अट्रैक्शन को सच्चा प्यार समझ लेते हैं। सर बाद में पता चलता है। वो एक तो आया भाई, वो तो इतने गुस्से में था, हमारे पास गांव से आया, इधर ही बिलासपुर से। उनका सन्नी भाई ये छाती पर नाम लिखवाया था, इसको तो कर दो कवर, और ऊपर लिख दो बेबे बापू, माँ बाप से अच्छा कोई नहीं, बस बात खत्म करा। वो बड़े दुख में था, मैंने उससे आगे से क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्यों भाई ऐसे बोल रहा है। चुपचाप उसको डिजाइन दिखाया, कवर किया और छुट्टी। ये देखो, ये चलता है। मतलब मिलते हैं आपको भी ऐसे क्लाइंट्स, बहुत सारे मिलते हैं सर। और कभी कुछ मतलब किसी क्लाइंट की तरफ से अतरंगी सी डिमांड आई हो टैटू की? आई है कि क्या बनाया? अतरंगी में तो मतलब थाउजेंड ऑफ पीपल्स आर देयर जो अपना डिजाइन खुद लेकर आते हैं। और एक क्लाइंट है मेरा ना, इतना सा टैटू करवाया है, वो आता रहता है मेरे पास बार बार, वो उसी के अंदर छेड़खानी करवाता रहता है। अच्छा। उसने इतने में 10 टैटू और बन जाते हैं, लेकिन उसी अब इसमें ये चीज जोड़ दो, अब इसमें ये चीज जोड़ दो, आप एक काम करो ये चीज जोड़ दो, अब इसमें ये चीज जोड़ दो। उससे बाहर भी नहीं जा रहा है, उस गोले से बाहर भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसी के अंदर इतनी छेड़खानियां करवाई जा रहा है, उसी को उसी में लगा हुआ, मतलब 10 बार आ गया होगा, 10 बार उसी के पीछे पड़ा हुआ। बहुत एक से एक वैरायटी आती है सर, क्या बताऊं। सही है। और जो ये टैटू की लाइन है, इसके बारे में मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। देखा जाए अभी भी ये इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। हाँ। मैं बात करूं अगर, क्योंकि बहुत कम है टैटू आर्टिस्ट जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस फील्ड के बारे में कुछ बताओ कि इसमें आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट टाइप क्या है, जैसे अवार्ड वगैरह मिलते हैं या क्या है? मैं आपको बताता हूँ, मैं अब जैसे बिन्नू ढिल्लो भाई साहब है, ओके, पंजाबी सुपरस्टार है बिन्नू ढिल्लो, सारे जानते हैं, सभी जानते हैं। मैं उनसे 3-4 बार मिल चुका हूँ। ओके। उसके साथ बैठे हैं, खाना वाना खाया है, जूस वूस पिया है, बहुत मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ। तो पर्सनली दे नो कि हाँ अभी यमुनानगर से एक आर्टिस्ट है सन्नी शर्मा। अब तो ग्रेट खली भी जानते हैं। हाँ वो भी जानते हैं कि हाँ टैटू आर्टिस्ट है, सन्नी शर्मा नाम है उसका। और अभी इंटरनेशनल टैटू कन्वेंशन हुई थी, हमने उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजर के साथ में भी हमने मिलके हम वहाँ पे काफी कुछ हमने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इवेंट्स की नॉलेज मुझे शुरू से थी। तो वो वाला हमने पंजाब का बिगेस्ट टैटू फेयर अभी करवाया है, और मतलब ऑलमोस्ट इंडिया के काफी आर्टिस्ट मुझे बाय नेम जानते हैं। ओके। हाँ कि सन्नी शर्मा यमुनानगर से, यमुनानगर उन्हें नहीं मालूम, उन्हें बताना पड़ता है चंडीगढ़ से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो अच्छा वहां के हो आप? तो जो बॉम्बे साइड के हैं उनको यमुनानगर छोड़ो, उनको अम्बाला भी नहीं मालूम कहाँ पे है। उनको ये बताना पड़ता है कि चंडीगढ़ से 2 घंटे का। अच्छा आप वहां रहते हो? उनके लिए मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। तो वो लोग अच्छे वेल नोन है, वो जानते हैं बाय नेम कि हाँ ये आर्टिस्ट है। यही अचीवमेंट्स हैं कि आपको जान रहे हैं। नरूला को मिले हैं तो प्रिंस नरूला को मालूम है कि हाँ आई एम अ टैटू आर्टिस्ट। और बहुत सारे और भी हैं, काफी लोगों को हम मिलते रहते हैं इंडस्ट्री के थ्रू। टॉपिक के बारे में हमने बात नहीं कर पाए, पियर्सिंग के बारे में। हाँ जी। वो आप इकलौते आर्टिस्ट हो? पियर्सिंग 15 साल पहले मैं पियर्सिंग करता था यमुनानगर के अंदर। स्टिल आज भी आई एम द ओनली वन टैटू आर्टिस्ट इन यमुनानगर जो पियर्सिंग करता है। मैं कान के सारे पार्ट्स की, आईब्रो की, नोज की, सेप्टम की, टंग की, चिन की, आपके निपल्स की और बेली की, और इन सब की पियर्सिंग करता हूँ मैं। टंग स्प्लिट भी करता हूँ मैं, बट वो ज्यादा नहीं आते हमारे पास, टाइम पियर्सिंग वाले ज्यादा आते हैं। डर्मल पियर्सिंग होती है, आप देखते हैं डायमंड सा यहाँ डलता है, वो सारी। तो आई एम द ओनली पियर्सिंग आर्टिस्ट इन द टाउन। अभी भी यमुनानगर के अंदर अकेला मैं ही हूँ जो पियर्सिंग करता है। तो ये मतलब आपने कैसे इसके अंदर सीखा इसको? ये मतलब बिल्कुल ही अलग चीज है यार। सर लगन थी काम करने की, बॉडी के साथ मतलब ऐसा कुछ करना। हाँ सीखते चले गए। और कुछ और हमने कुछ मेकअप में भी हमने कुछ वो किया है। एक परमानेंट आईलाइनर होता है, परमानेंट आपकी ये जो आई लाइन है, इसके ऊपर हम लोग नीडल से वर्क करते हैं। और इसके ऊपर इतनी पतली सी जगह पे? हाँ, इसके लिए एक माइक्रो ब्लेडिंग नीडल आती है अलग से। इसमें हम अलग से शेड डालते हैं
और आईलाइनर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद कुछ एक मैंने लिप ट्रीटमेंट्स किए हैं। हाँ, लिप्स के लिए लोग करवाते हैं। लिप कलर चेंज किया है मैंने, और लिप कलर चेंज करने में हम लोग एक माइक्रो नीडल आती है स्पेशल, थोड़ा सा अलग से ही उसका सब सामान भी आता है, और अलग से ही उसको थोड़ा बहुत ही केयरफुली एक एक पोर खोलने के बाद लिप का कलर चेंज करते हैं। मतलब जिनके लिप के कलर ब्लैक है, मैंने उनके लिप के कलर बिल्कुल रेड किए, और विदाउट किसी लिपस्टिक के, मैंने विद प्रूफ अपनी सोशल मीडिया पे वो डाले हुए हैं। कई लोगों की आईब्रोज उड़ जाती हैं टाइम से पहले, ओके, उनकी आईब्रोज भी करते हैं हम लोग, उसको आईब्रो परमानेंट आईब्रो मेकअप बोलते हैं। तो उस आईब्रो में हम क्या करते हैं कि जिनकी तो हल्की है उनकी बैक में शेड डालते हैं, ओके, और जिनकी है ही नहीं उनकी हम आर्टिफिशियल आईब्रो बनाते हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसी लगती है। ओके। अभी आईब्रो का किस्सा हुआ था हमारे साथ में, एक मैडम थी, हम आईब्रो आईब्रो मेकअप के 45,000 चार्ज करते हैं। एक मैडम 3,000 में आईब्रो करवा के आई, लोकल टैटू आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा। दैट वाज टोटली जेट ब्लैक, इतनी ज्यादा डार्क लग रही थी। वो आई, कह रही ये क्या हो गया जी मेरे को। मैं कह रही मुझे क्या पता, मैंने तो किया नहीं, आप ही बताओ क्या करके आए हो। कह रही देखना सर ये मैंने करवाई है। मैंने कहा जी कितने में करवाई है, बोली 3,000। मैंने कहा जी हम तो 30,000 में भी नहीं करते, हम 45,000 चार्ज करते हैं। बेसिकली उसका एक फंडा है, उसको करने का एक तरीका है। आर्ट है सिंपल बर्फी आप खा रहे हो, सिंपल बर्फी है 80 रुपए की, काजू कतली है 350 रुपए की, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द टेस्ट। क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज मत करो, मैं तो अभी भी कहूंगा क्वालिटी से आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। आप फोन रखते हो, मैं काफी यंगस्टर को जो जो बोलते हैं सर 2000 ले लो, 1500 ले लो सर, पैसे नहीं है। आईफोन पड़े होते हैं उनकी जेब में 1.5 लाख रुपए के। मैंने बोलता हूँ भाई 3 साल बाद तो ये बदल देगा, तू टैटू लाइफ टाइम तेरी बॉडी पे रहना, थोड़ा पैसा खर्च अपने ऊपर। बिल्कुल। जैसे हम लोग एक दूसरे को कपड़ों से आंकते हैं ना कि हाँ जी उसने जूते घटिया पहने हैं या उसने शर्ट घटिया पहनी है, इसने ब्रांड नहीं डाला हुआ, इसने ये नहीं किया, ऐसे ही अब लोग टैटू से भी एक दूसरे को जज करने लग गए हैं। बड़ी महफिल में आप गए हो, आपका क्वालिटी वाला टैटू अलग ही दिखेगा, लेकिन आप उसके चीप टैटू को चीप नजर से ही देखोगे, यार इसने सस्ता काम कहीं से करवाया हो, वो बोलता है सस्ता काम। अगर आपने वो चीज करवा रखी है तो आप सामने वाले को देख के आपको आइडिया लग जाता है, क्योंकि आपके ऊपर वो चीज बीत हम गई है। विटिलिगो पैच कवर करते हैं। विटिलिगो पैच होता है कि फुलवारी के निशान होते हैं, ओके। व्हाइट व्हाइट पैच आ जाते हैं। हम उसमें स्किन कलर रेडी करके, सेम स्किन टोन का कलर तैयार करके उस स्किन कलर की पिगमेंटेशन बॉडी में करते हैं। तो मोस्टली वो कवर होता है। मोस्टली हमारे पास शादी जिनकी होनी है, ऐसे ऐसे कपल्स आते हैं या लड़के लड़कियां आते हैं, उस चीज को वो करवाते हैं, हम वो करते हैं, विटिलिगो कवर करते हैं। मतलब ये जो टैटू की फील्ड है ये तो बहुत वास्ट है। ये भी बहुत वास्ट है। इसमें सिर्फ एक इसमें सिर्फ कैटेगरी नहीं है। हाँ, डिजाइनिंग नहीं है, इसमें मेकअप कैटेगरी भी है, इसमें विटिलिगो पैच कवर भी है, हम लोग वो भी करते हैं। कई लोगों के बाल उड़ जाते हैं यहाँ से या सेंटर से, या फिर है ही नहीं जो गंजा है, तो उनकी हम माइक्रो ब्लेडिंग करते हैं, हम डॉट्स तैयार करते हैं, हम ऐसी लुक क्रिएट कर देते हैं, दूर से दिखता है कि वो उसने ट्रिमर मंगवा, 1 नंबर की मशीन मारी हुई है, हल्के हल्के उसके बाल है, तो वो भी हम करते हैं। वो शेड डल जाती है। हाँ, वो भी हम, वो गंजे गंजे को अब हम बालों वाला बना देते हैं। बिल्कुल अलग ही, मतलब इसमें भी बहुत वैरायटी है। बहुत वैरायटी है, हम वो भी चीज करते हैं। इसमें अब एक और चीज जुड़ गई है, इसमें अब बॉडी मॉडिफिकेशन आ गई है। बॉडी मॉडिफिकेशन में लोग क्या करवा रहे हैं, बेसिकली ये टैंक फॉरन से ही आया है। ओके। बॉडी मॉडिफिकेशन में लोग ये इतना कान है आधा कटवा लेंगे, नाक कटवा लेंगे अपनी, यहाँ पे आर्टिफिशियल कराते हैं, आर्टिफिशियल सीन उगा लेंगे, टंग डबल करवा लेंगे, आई होल बिल्कुल, आंखों में इंजेक्शन से ही जो व्हाइट हमारा है कॉर्निया ये ब्लैक करवा लेंगे। बेसिकली अब लोग ये चीजें कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा और ना ही कभी जाऊंगा, बिकॉज पर्सनली आई डोंट लाइक। ऊपर वाले ने आपको जैसा बनाया है वैसे बहुत अच्छे लगते हो, टैटू करवा लो, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए टैटू के पीछे भी। हम अपने अगले पॉडकास्ट में इस बारे में बात करेंगे। कुछ लोग सैतानिक टैटू बनाते हैं तो उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। ऐसा भी सीन है? जी हाँ, ये भी सीन है। कुछ लोग नेगेटिव टैटू बनवाते हैं, उनका बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में भी हम मतलब किसी चीज को अपनी तेज करने के लिए, हाँ बिल्कुल उस टाइप में है ना। बिल्कुल, कुछ लोग अपनी भस्म साथ में लेके आते हैं, इसको इंक में डाल दो, बॉडी में डाल दो। ये कुछ अलग ही टॉपिक, बहुत सारी चीजें हैं और भी, मतलब बहुत कुछ है इसमें भी, और ऐसे टॉपिक पे तो हम बात करेंगे ही। वो एक अलग ही टॉपिक है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है ना। तो चलो इस पॉडकास्ट को हम लंबा नहीं करते हैं, उसको बनाएंगे हम, और एंड में जो हमारा यूथ है जो इस फील्ड में आना चाहता है, आप उनको क्या गाइड करोगे? और अगर कोई एक बंदा मेरे जैसा जिसने टैटू करवाना है
उसको आप क्या गाइड करोगे? मतलब सीखने वाले को भी हाँ जी। और जिन्हें करवाना भी, आप उनको मार्गदर्शन कर दो उनका। देखिए, जिसने करवाना है मैं उसको यही कहूंगा, आप हमसे टैटू मत करवाइए, आप कहीं से भी टैटू करवाइए, लेकिन जहां से भी आप टैटू करवाते हैं स्टूडियो अच्छा हो, आर्टिस्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और जैसे हम जाते हैं तो हम कैसे उसको मतलब परखें? देखिए, परखने का आजकल एक सिंपल सा फंडा हो गया है। सोशल मीडिया पे सबकी प्रोफाइल होती है, आप सोशल मीडिया पे उसकी प्रोफाइल देख लो, उसका वर्क देख लो, ठीक है ना। कुछ आप स्टूडियो में एंट्री करोगे ना, आपको वाइब आ जाएगी, आपको एंट्री करते ही वाइब आ जाएगी कि भाई ये स्टूडियो दमदार लग रहा है, ठीक है। वो अच्छे इक्विपमेंट यूज कर रहा होगा, अच्छे कलर यूज कर रहा होगा, उसके पास आईपैड प्रो होगा, लैपटॉप्स होंगे, आपको अंदर वाइब पता चल जाएगी कि ये स्टूडियो है। ऐसे नहीं होगा कि एक एसटीडी जैसी दुकान होगी जिसपे फ्लेक्स चिपके पड़े हैं, ठीक है। एक अंदर टेबल रखी है, 2 कुर्सियां देसी रखी हुई हैं, उस टेबल के ऊपर सामान सजाया हुआ, वो सामान बिखरा हुआ है, इंक गिरी पड़ी है, डस्ट है, मिट्टी है, गंदा हो रखा है। जो हाइजीन स्टूडियो है बिल्कुल क्लीन मिलेगा, तो आप कभी भी चले जाना। हम लोग भी हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, तो आपको बहुत कुछ उस चीज में आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ से मुझे स्टूडियो से टैटू करवाना चाहिए। और आप फिर आर्टिस्ट से बात करोगे, आपको और भी चीजें क्लियर कर देगा। आप तो घर से यही सोच के गए हो मुझे त्रिशूल बनवाना है, वो आपके त्रिशूल में इतनी क्रिएटिविटी डाल के डिजाइन बना के आपको दिखाएगा कि आपको मजा आ जाएगा। वो पहले सैंपल्स दिखाएंगे आपको। हाँ, वो आपको सैंपल दिखाएगा, वो आपकी जो क्रिएटिव डिजाइन की क्रिएटिविटी है उसको बूस्ट करके और बढ़िया कर देगा। वो चीज आपको देगा जो जो आप मांग रहे थे उसमें 100 गुना ज्यादा ब्यूटी डाल देगा और फिर वो आपके बनाएगा। तो ये क्रिएटिविटी जो आपको समझ भी रहा है, ये नहीं अपनी चला। हाँ, ये नहीं कि अपनी बकर बकर कर रहा है, अपनी बोली जा रहा है ना। और हाँ, टैटू का मीनिंग होना चाहिए। आप जो भी टैटू बनाओ उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हर टैटू का मीनिंग ही होना चाहिए। आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप वो भी बनवा सकते हो, जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल टैटू के पीछे ही पड़े हो। और जो बच्चे डिजाइन अच्छा लग रहा है बनवा लो। और जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए तो हमने कोर्सेज बहुत अच्छे और सस्ते अब अवेलेबल कर दिए। हमारे पास फुल टर्म का कोर्स है जिसकी फीस 1.5 लाख रुपए है, वो 4 मंथ का कोर्स है। और जो हमने शॉर्ट टर्म कोर्स निकाला है अप्रोक्सीमेट 50,000 के आसपास उसकी फीस है। दोनों ही सर्टिफाइड कोर्स हैं। जो छोटे वाला कोर्स है वो 2 मंथ का है, बेसिक कोर्स। आप कोर्स कीजिए, आप काम कीजिए। आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन टैटू का वर्क ऐसा है कि आप कहीं कहीं नुक्कड़ में भी कोई छोटा सा खोखा भी खोलोगे ना, 60 से 70 हजार का महीना कमाओगे आप, ये टैटू का काम अगर आपकी डेडिकेशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्यूचर में तो मैं यही चाहता हूँ कि यमुनानगर में हम जिस तरह से अपना आर्ट स्कूल रन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वगैरह को सिखाएं और अच्छे से अच्छे ट्रेन करके भेजें। एक चीज और कि कई लोगों को ये होता है कि ड्राइंग अच्छी करता हूँ तो वो टैटू आर्टिस्ट में अच्छा बन सकता हूँ। ठीक है, वो हेल्पफुल होगा आपको। जब आप फेस किसी का टैटू बनाओगे वो चीज हेल्प करेगी, पर पेंसिल को पेपर के ऊपर चलाना और नीडल को स्किन के ऊपर चलाना जमीन आसमान का डिफरेंस, ऐसा नहीं है। ओके। और जैसे कई लोगों को ये होता है कि लोग इस चीज को भी नहीं डिसाइड कर पाते कि यार मुझे बनना भी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई आ जाए, वो 2 दिन सीख रहा है, तीसरे दिन नहीं आ रहा है। हाँ, तो उस चीज के लिए भी बच्चे माइंडसेट कैसा बनाए अपना कि मतलब उनको पता रहेगी मतलब कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, उसके लिए आप क्या थोड़ा बहुत बताना चाहोगे? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि आपकी विल होनी चाहिए, किसी भी आपके काम अंदर को। डेडिकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी विल है सीखने की, मेरे पास ऐसे लड़के भी हैं जिनको पैसों की कोई कमी नहीं है, 6 महीने लगाए हैं पर वो टैटू नहीं सीख पाए। ओके। हाँ, तो मैंने उसको बोला भाई या तो तू सीख के जाएगा या तो छोड़ जाएगा, तो छोड़ भी गए एकदम, ऐसा नहीं है। तो वही है कि मतलब आपको वही है कि जिस काम में मजा आता है वही करो। हाँ, उसको पूरा अच्छे से अगर करो। आपको देखो आपको पसंद नहीं है, आपको टैटू करना पसंद नहीं है, आपको लग रहा है ये तो टेढ़ा काम है, क्यों करना, या आप घुसो ही मत उसमें। और हाँ, वीडियोस देख के मजे के लिए भी मत आना। हाँ, मजे के लिए बिल्कुल मत आना, कोई मजा नहीं है, सिर्फ काम है, ठीक है। तो काफी अच्छा रहा ये पॉडकास्ट और काफी अच्छे से हमने जाना सन्नी शर्मा क्रेजी टैटू जो जिस नाम से मशहूर है उनको पर्सनली को बहुत कुछ जाना, और कुछ लाइफ से जुड़ी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। भैया से हमने पूछ लिया है और वो बता नहीं सकते थे वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, करने को तो आज ही कर लेते, बट हाँ वो कुछ ऐसा टॉपिक है कि आपको सुनने में मजा आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी सर थैंक यू बहुत बहुत आपका, आप आए, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। लोगों को बहुत कुछ बताया आपने, काफी लोगों को मोटिवेट किया है। कुछ भी कर सकते हो, भी कर सकते हो, सही, किसी भी काम को पकड़ लो, किसी भी काम को पकड़ लो। हो सकता है मैं मार्शल आर्ट पकड़ लाता हूँ, मेरी मार्शल आर्ट अकेडमी होती, मैं सिखा रहा होता, उसमें भी जिम भी खोला होता साथ में। हाँ, ऐसा कुछ भी कर सकता था, कुछ भी हो सकता है। तो अपने पैशन को फॉलो करते रहो जहां पे आपको ले जा रहा है वो। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो है ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक कर देना,
कमेंट करना, शेयर करना और सर के पेज पे जाके विजिट जरूर करना। और जो भी सीखना चाहते हैं वो इनसे बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि इन्हीं के पास जाओ ट्रेनिंग लेने, आप ये कोई प्रमोशनल वीडियो हाँ, नहीं कहीं भी है, जा आप बात सकते कर रहे हैं, बट आपको गाइडेंस मिल सकती है। जाना आप अच्छे की बात। फोन करो, आप मार्गदर्शन तो आपको मिल ही सकता है कि आप कहाँ जाओ और क्या करो। बिल्कुल। बाकी आपके अगर कोई भी पसंदीदा कोई क्रिएटर है जो आप चाहते हो यहाँ पर मिलना, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। हो सकता है कि इस सीट पे अगली बार वो बैठे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई।